हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं द सॉलिड स्टेट क्लास 12 का हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज सॉलिड एंड सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट है बच्चों? क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। तो उसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया एंड बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्रिस्टलाइन का पूरा प्रॉपर्टी एक साथ लिखना है और एमरफस की प्रॉपर्टीज एक साथ लिखनी है। आई होप कि आपने वो लिख लिया होगा। अब हम उसके आगे कुछ एग्जांपल्स और बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं कि और क्या पॉइंट्स यहां पर हम कह सकते हैं। सबसे पहला एक बार रिवीजन के लिए, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज। मतलब कि अगर वो सॉलिड है तो उस सॉलिड में स्टार्ट टू एंड पूरा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन एमरफस में ऐसा नहीं होता बच्चों। वहां पर कहीं पे अरेंजमेंट रहता है, फिर अरेंजमेंट नहीं रहता, फिर अरेंजमेंट रहेगा। हम वहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते ही हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि एग्जांपल से मैं बताऊंगा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एग्जांपल्स बन जाएंगे। लेकिन एमरफस पे मैं फोकस करता हूं इस स्लाइड में, क्योंकि इसके बाद हम एमरफस का नाम नहीं लेने वाले इस चैप्टर में। तो एमरफस के लिए एग्जांपल है ग्लास। बच्चों, ग्लास आप जानते हो, कांच जिससे खिड़कियां बनती है या मिरर बनता है। देन क्वार्ट्ज ग्लास। अब ये क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिका से बनता है, उसका भी ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अब ये देखो, पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास। तो अगर कहीं पे आपको ग्लास नाम दिख रहा है, कहीं पे भी ग्लास नाम अगर दिख रहा है, कहीं पे भी अगर प्लास्टिक नाम दिख रहा है, कहीं पे भी रबर नाम दिख रहा है, तो आपको उसे एमरफस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसी के अपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, सारे के सारे मेटल्स ले सकते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। लगभग जितने भी सॉलिड्स है, मैक्सिमम सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं है। कुछ सॉलिड क्रिस्टलाइन भी होते हैं, वो कभी कभी एमरफस भी बनते हैं। व्हाई? इट इज ओनली द फॉर्मेशन। वो कैसे बनते हैं उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है। लेकिन ये बेसिक एग्जांपल्स आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि सॉलिड्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन, एमरफस और पॉली क्रिस्टलाइन। तो बच्चों, ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन है, इसका जिक्र बहुत कम होता है। किसका जिक्र कम होता है? जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं और जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। तो 11th 12th के बेसिस में हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते। कभी कभार वो ऑप्शंस में, आंसर में, ऑप्शन में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में कभी दिख गया, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। सी हियर, यहां मैंने 3 डायग्राम बनाए। 3 डायग्राम में जो पहला डायग्राम आप देख के बता सकते हो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। किस में होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस में बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और लास्ट वाला जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, देखो सॉलिड है तो उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस से तो सिस्टमैटिक होते हैं, ये हमको पता है। ये सभी के सभी सॉलिड है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। लेकिन पहला वाला बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, दूसरा वाला थोड़ा सा कम और तीसरा वाला ज्यादा, थोड़ा कम, एकदम कम सिस्टमैटिक है। इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला क्रिस्टलाइन रहेगा, क्योंकि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज है। लास्ट वाला सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नॉट फॉर लॉन्ग रेंज, तो ये रहेगा एमरफस, नीचे वाला एमरफस, और बीच वाला है पॉलीक्रिस्टलाइन। बच्चों, पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है? ये बीच का होता है, ना तो ये क्रिस्टलाइन है ना तो ये एमरफस है। बच्चों, मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस पॉलीक्रिस्टलाइन? अपीयर एमरफस, मतलब दिखने में बड़ा सुंदर, मतलब दिखने में एमरफस दिखता है बच्चों। ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन है दिखने में एमरफस दिखता है, बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटेलिक सैंपल मे अपीयर टू बी आइसोट्रोपिक इवन दो अ सिंगल क्रिस्टल इज एनाइसोट्रोपिक। मतलब कहने का मतलब देखो, आइसोट्रोपिक किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? एमरफस की, और एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन की। याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में हमने आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक डिस्कस किया। तो आइसोट्रोपिक है हमारा किसकी? एमरफस की प्रॉपर्टी, और एनाइसोट्रोपिक होते हैं
क्रिस्टलाइन की, देखो चलो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा के दे देता हूँ कि किसकी कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा, है ना। सो बच्चों ये जो एनआइसोट्रोपिक होती है बच्चों, ये है किसकी प्रॉपर्टी, ये है हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो हमारा आइसोट्रोपिक है बच्चों, आइसोट्रोपिक होती है हमारी एमरफस की प्रॉपर्टी, एमरफस की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कोई डिफिकल्टी है? ओके, सो दैट इज द पॉइंट कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में नॉर्मली ऐसा सब्सटेंस जो दिखने में एमरफस है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टल की तरह, मतलब क्रिस्टल की तरह रहेगी। दिखने में वो एमरफस है, बाहर से एमरफस दिखता है लेकिन अंदर से वो क्रिस्टलाइन है। और उसका एग्जांपल है बच्चों मेटल्स। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो दिखने में एमरफस होते हैं लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है। तो ये एक एग्जांपल है और इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्रिस्टलाइन और एमरफस के बीच में आएगा पॉलीक्रिस्टलाइन, दिखने में एमरफस और अंदर से क्रिस्टलाइन। यही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट अबाउट द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं इसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बोलो तो क्रिस्टल, अब देखो हमारे चैप्टर में यहां तक कि हम एमरफस या पॉलीक्रिस्टलाइन का वर्ड यूज करने वाले थे। अब पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो अब आप मुझे दोबारा, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, अब हम जो भी सॉलिड पढ़ रहे हैं, अब हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। देख सकते हैं बच्चों हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की और दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। ये प्रॉपर्टीज हमने थोड़ी थोड़ी पहले भी पढ़ी है। ये दो प्रॉपर्टी है, पहला है आइसोमॉर्फिज्म और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो बच्चों आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो लोग, अब देखो कैसा होता है, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले या दुनिया में जो भी चीजें बोलते हैं, तो अब आपको पता है घर में मतलब कितने भी, हर इंसान अलग अलग होता है। आपने पढ़ा डीएनए अलग, हर एक इंसान का अलग रहता है, पूरी दुनिया अलग अलग, हर एक इंसान के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन कभी ना कभी ऐसे चमत्कार हो जाते कि दो लोग जुड़वा हो जाते हैं, सेम टू सेम पैदा हो जाते, होते कि नहीं होते। वैसे ही सॉलिड्स में भी क्या होता है कि सारे सॉलिड्स तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग रहेगा, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सॉलिड्स में वो दोनों सेम टू सेम बिहेव करेंगे। मतलब देखो टू और मोर सब्सटेंस, मतलब आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा बिकॉज ऑफ देयर सेम एटॉमिक रेशियो, मतलब उनका एटॉमिक रेशियो सेम है। इस वजह से, क्यों सेम है, क्योंकि उनका एटॉमिक रेशियो सेम है। जैसे कि एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहां पर देखो इनका रेशियो कैसा है, 1:1 है। यहां पे अगर आप रेशियो निकालते हो एटम का 1:1, सोडियम इज टू फ्लोरीन 1:1, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन 1:1। दूसरा एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट, तो 1:3। यहां पर इसके साथ में कैल्शियम 1:3। तो क्या इन दोनों का रेशियो सेम है बच्चों? तो ये दोनों सब्सटेंस, मतलब ये दोनों सेम स्ट्रक्चर शो करेंगे और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर। क्या आपको यहां तक ये पॉइंट, मतलब आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, एक से ज्यादा सब्सटेंस, मोर देन टू और मोर सब्सटेंस शो सेम स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस सेम स्ट्रक्चर शो करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे अबाउट द आइसोमॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो आइसोमॉर्फिज्म में क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस सेम टू सेम स्ट्रक्चर शो करे। अब इसका उल्टा क्या होगा कि एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, सेम आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज्यादा मतलब वन सब्सटेंस, वो है तो एक सब्सटेंस, लेकिन बच्चों एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और स्ट्रक्चर। यहां पे अब ये स्ट्रक्चर रह गया तो स्ट्रक्चर में यहां लिख देता हूं टू और मोर स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर। फॉर्म मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं हूं, मेरे जैसा ही और ऐसे मतलब एक ही सब्सटेंस है लेकिन एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब बच्चों आपका क्वेश्चन होगा कि एक ही सॉलिड है, एक ही सब्सटेंस है, वो एक से ज्यादा कैसे बन सकता है? तो क्या होता है कि
एक पहले जो सॉलिड था उसको कुछ अलग कंडीशन मिल गई, दूसरा जो सॉलिड था उसको कुछ अलग कंडीशन मिल गई, इसके वजह से दे आर हैविंग डिफरेंट, वन सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन वो एमरफस और क्रिस्टलाइन में हो गया था कि मार्बल और चौक का एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के दो अलग अलग फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। देखो बच्चों, कौन सा है, कैल्साइट एंड एर्गोनाइट। तो कैल्साइट और एर्गोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट के दो फॉर्म है, तो ये एक अलग क्रिस्टल बनाता है, ये अलग क्रिस्टल बनाता है, दोनों है कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों है सेम, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। और ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो, देखो बच्चों, ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो, देखो हम आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल आपने छोटी क्लास में, जब आप 10th में थे, 8th में, तब आपने कार्बन के आइसोटोप पढ़े। तो देखो यहाँ पे मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म के यहाँ पर हमारे पास और एग्जांपल बन जाते हैं बच्चों। कौन से एग्जांपल बन जाते हैं, देखो सिलिका। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के और एग्जांपल्स बन जाते हैं बच्चों हमारे पास में। कैसे एग्जांपल, देखो यहाँ पर सिलिका का एग्जांपल है। सिलिका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है जिसमें अलग अलग फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, जैसे अल्फा क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है, बीटा क्वार्ट्ज भी हो सकता है, और क्रिस्टोबैलाइट फॉर्म। मतलब सिलिका है एक, लेकिन रूप है उसके तीन तीन, उसे ही हमने कहा है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहा है हमने, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इसका उल्टा, एक ही सब्सटेंस, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म में क्या था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक ही स्ट्रक्चर शो करेंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म शो करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, अगर पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में शो होता है, एलिमेंट मतलब बेचारा अकेला एटम, अकेले एटम में शो होता है, तो उसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, एलोट्रोपी, या 10th में भी पढ़ा होगा आपने। तो एलोट्रोपी का मतलब था, अब जब आपने एलोट्रोपी पढ़ा था, द एलिमेंट विच प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म। जैसे कार्बन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो बच्चों कार्बन का अगर मैंने एग्जांपल लिया, तो कार्बन डायमंड के भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट के भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फुलरेन की फॉर्म में। ये हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, कोल में जाओगे तो कोल उसका एमरफस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन यहां पर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, एमरफस की बात नहीं करेंगे। तो डायमंड देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये डायमंड का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है ये फुलरेन, मतलब दिस इज द फुलरेन, दिस स्ट्रक्चर इज डायमंड, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर, और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को तो हमें, बिकॉज ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें समझ गया, पहला तो पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको समझ में आ चुका है। वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर से दोबारा बता रहा हूं, ऐसे सॉलिड जिसका स्ट्रक्चर दूर दूर तक सेम रहेगा। मतलब मैं यहां खड़ा हूं और मैं अमेरिका भी चले जाऊंगा तो भी उस सॉलिड का स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, कहीं भी वो अलग अलग नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब वही क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखो 4 पार्ट कौन से हैं, यहां पर आप देख ही सकते होगे। आयोनिक मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया। तो ये 4 पार्ट में हमने कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब बच्चों अब सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स रहेंगे, तो उन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में क्या एनर्जी है जिसके वजह से वो पार्टिकल्स साथ में खड़े हैं। तो उस एनर्जी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, तो उस एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। तो 4 टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला है आयोनिक सॉलिड बच्चों, अब कैसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं बस जस्ट बता रहा हूं। आयोनिक सॉलिड है, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड है कोवेलेंट सॉलिड, या आयोनिक बोलो, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि ये बॉन्ड्स बड़े थे, तो आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। उसके बाद मेटल्स रहते तो मेटेलिक सॉलिड, और चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक के अब हम इस लेक्चर में इतना ही स्टॉप कर देते हैं। इसके जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है।